तो लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी नेटवर्क एनालिसिस की, और हमने देखा था एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क किस तरीके का होता है और उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें कुछ एक्टिविटीज दी है और इस एक्टिविटी का डायग्राम हमें एक्टिविटी ऑन एरो पे बनाना है। डायग्राम दो तरीके से बना सकते हैं आप, एक्टिविटीज ऑन एरो एंड एक्टिविटीज ऑन नोड बेसिस पे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें हमें एक्टिविटीज ऑन एरो बनाना है। दैट मीन्स आपको जो एक्टिविटी रिप्रेजेंट करना है उन एक्टिविटीज को हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और नोड जो रहेंगी वो सिर्फ उसकी नंबरिंग के लिए रहेगी। इसी के साथ हमको आज इसमें ये भी देखना है कि अगर इस एक्टिविटी ऑन एरो के बजाय अगर हम एक्टिविटी ऑन नोड बनाएंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर एक्टिविटी ऑन एरो अगर हमें बनाना है तो उस डायग्राम को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप नेटवर्क डायग्राम जो है वो सही से बना लें। तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है, द एक्टिविटीज अलोंग विथ देयर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप आर गिवन बिलो, ड्रा द एरो डायग्राम। देखिए आपको क्या बोला है, ड्रा द एरो डायग्राम। दैट मीन्स आपको एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम इसमें बनाना है। अब यहाँ एक्टिविटीज दी आपको ABCEF, उसके बाद एक्टिविटीज है GHIJK। अब इमीडिएट प्रिसीडर्स का मतलब होता है कि आपको किस एक्टिविटी के बाद किसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्टिविटी A, B और C, तो इसकी कोई प्रिसीडर एक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई प्रिसीडर्स एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन्स ये जो A, B और C रहेंगी ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज रहेंगी। तो आपका जो भी डायग्राम बनेगा वो A, B और C से स्टार्ट होगा। लेकिन एक्टिविटी ऑन एरो में जब हम बनाते हैं तो आपको स्टार्ट जब भी करना है डायग्राम का वो नोड से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एक नोड बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बताता हूँ आपको डायग्राम जो बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले नोड 1 बनाना है। नोड 1 से 3 एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, एक्टिविटी A, एक्टिविटी B एंड एक्टिविटी C। समझ में आ रहा है आपको, नोड 1 बनाना है। नोड 1 से 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी A, एक्टिविटी B एंड एक्टिविटी C। अब ये तीनों ही एक्टिविटी हमने स्टार्ट में इसलिए ली क्योंकि इसके पहले कोई प्रीडेसर्स एक्टिविटी नहीं थी, मतलब ये ही तीनों एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद लिखा है इमीडिएट प्रेसिडर्स ए है और एक्टिविटी ई बनाना। दैट मीन्स आपको ई के बाद ए के बाद आपको क्या बनाना है, एक्टिविटी ई बनाना है वहां पे। और सिमिलरली ए और बी जो है वो एक्टिविटी फिनिश होंगी एफ पे। ठीक है, ध्यान से समझिए। ए, बी और सी एक्टिविटीज का कोई प्रीडेसर्स एक्टिविटी नहीं थी, मतलब इसके पहले कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं थी। तो ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज हो जाएंगी आपकी। फिर एक्टिविटी ए के बाद आपको एक्टिविटी ई लेना है। एक्टिविटी ए और बी जो है वो एफ पे खत्म होगी। एक्टिविटी बी और सी कंबाइंड कहाँ पे खत्म होगी, जी पे। एक्टिविटी सी खत्म होगी एच पे। एक्टिविटी ई और एफ एंड होगी आई पे। जी और एच एंड होगी जे पे, और एच के बाद एक्टिविटी के आएगी। तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटीज दी है वो एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएंगी जब उनके पहले की इमीडिएट प्रीडेसर्स एक्टिविटी एंड होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, उसी के बाद आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम पूछा है। तो इसको अगर हम देखें तो एक्टिविटी यहाँ पर हमें एक्टिविटी ए बी सी स्टार्टिंग में दी है, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में लेता हूँ एक नोड बनाता हूँ। नोड 1 लेते हैं हम यहाँ पे। नोड 1 के बाद एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि एक्टिविटी ए के बाद आपको चाहिए एक्टिविटी ई। जो 1 से लेके 2 तक यहाँ पर एक्टिविटी ए जो खत्म हुई है,
अब साथ साथ में मैं यहाँ पर नोड को किस तरीके से नंबरिंग करते हैं, जो फुलकरसन रूल है वो भी आपको इसी में समझा देता हूँ। जो भी स्टार्टिंग एक्टिविटी रहती है, जहां से स्टार्ट होता है वहां पे जो नोड बनाया जाता है वो होता है हमारा नोड नंबर 1। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वो एंड होगी नोड 2 पे। सेकंड एक्टिविटी जो एक्टिविटी बी है वो एंड होगी नोड 3 पे। और थर्ड एक्टिविटी जो सी है वो एंड होगी नोड 4 पे। अब क्योंकि एक्टिविटी ऑन एरो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी दो एक्टिविटी सेम नोड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और सेम नोड पे एंड भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे ए के बाद ई बनाना है, एक्टिविटी ए के बाद ई चाहिए, तो मेरी एक्टिविटी ए कहाँ पे एंड हो रही है, 2 पे। उसके बाद मुझे 2 से नेक्स्ट अगली जो नोड रहेगी वहां तक एक्टिविटी ई ड्रॉ करना पड़ेगी। तो 2 से लेके 8 तक, अब ये 8 नाम किस नंबरिंग किस तरीके से किया है हम आगे देखेंगे। इनिशियली तो आप यहाँ पे क्या बना लीजिए, एक नोड बनाइएगा। इसके बाद जो एक्टिविटी ए है उसके बाद आपको बनाना रहेगी एक्टिविटी ई। तो ए के बाद आप एक्टिविटी ई यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, इनका जो कंप्लीशन होगा वो एक्टिविटी एफ पे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जब कंप्लीट होगी उसके बाद एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी का स्टार्टिंग नोड देखता हूँ, स्टार्टिंग नोड देखता हूँ तो इनका स्टार्टिंग नोड कौन सा है, 1 है। यहाँ पे जो सर्कल दिख रहे हैं इनको हम नोड बोलेंगे। एरो जो है वो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो शॉर्ट में बोलते हैं AOA, एक्टिविटी ऑन एरो। तो जो एक्टिविटीज है उनको एरो पे रिप्रेजेंट किया गया है और जितने भी इवेंट्स है उन इवेंट्स को हम सर्कल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल 1 दिखा रहा है वो इवेंट 1 है। उस इवेंट 1 से 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। फिर एक्टिविटी ए के बाद हमें एक्टिविटी ई स्टार्ट करना है, तो जब एक्टिविटी ए एंड होगी उसके बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी ए कॉमा बी लिखा है एफ और ये प्रिसीडर एक्टिविटी है, दैट मीन्स ए और बी के बाद आपको एक्टिविटी एफ स्टार्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जो है वो सेम नोड से स्टार्ट हो रही। एक्टिविटी ए and activity B are starting from the same node, that is the node number 1। तो नोड 1 से दोनों एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और दोनों को कहाँ पे एंड होना है, दोनों के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इस केस में फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, इस केस में आपको डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा। इस केस में आपको डमी एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा। डमी एक्टिविटी इसलिए यूज की जाती है कि इस नेटवर्क डायग्राम का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर बना रहे। दूसरा, डमी एक्टिविटी आपको तब यूज करना पड़ता है जब भी कोई दो एक्टिविटी सेम नोड पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेम नोड पॉइंट पर आके खत्म होती है। सेम नोड पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेम नोड पॉइंट पे आके खत्म होती है। तो आपको एक्टिविटी ए और बी के बाद एफ बनाना है, ठीक है। तो ए का भी एंड एफ, ए के बाद भी आपको एक्टिविटी एफ स्टार्ट करना है और एक्टिविटी बी के बाद भी आपको एक्टिविटी एफ स्टार्ट करना है। तो अगर ऐसा केस कहीं आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ती है। और डमी एक्टिविटी कब यूज करते हैं, जब आप किस टाइप का डायग्राम बनाते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो टाइप का डायग्राम। तो अब आप नोड 1 से सीधा नोड 8 की तरफ नहीं जा पाएंगे, आपको बीच में दो डमी एक्टिविटीज लेना पड़ेगी। डमी एक्टिविटीज क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एग्जांपल देके बताया था, तो उस एग्जांपल को ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डमी एक्टिविटी लेना है। तब यहाँ पर आपको डमी एक्टिविटी D1 और डमी एक्टिविटी D2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी। अब आप ये जो नोड पे नंबरिंग है, नोड पे नंबरिंग सबसे आखिरी में होती है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा।
एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो नोड्स है, दैट मीन्स ये जो सर्कल है, इन सर्कल की नंबरिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी की नंबरिंग करते हैं। एक्टिविटीज दैट मीन्स एरो पे जो नंबरिंग हमने की है या जो भी इनके नोटेशंस लिखे हैं वो सबसे पहले होंगे। सर्कल्स जो है इस पे हम सबसे आखिरी में नंबरिंग करेंगे, इसीलिए आपको 1 2 3 4 5 6 एक अलग पैटर्न में दिख रहा है। और वो जो तरीका होता है उनकी नंबरिंग का, उसको हम बोलते हैं फुल्करसन रूल। तो वो भी मैं आपको इसी एग्जांपल में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले तो नेटवर्क हमारा जो है उसको हम पूरा बना लें। तो अभी आप ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 इस पे ध्यान मत दीजिएगा नोट की, आपको सिर्फ एरो पे जो एक्टिविटीज बन रही हैं उनका सीक्वेंस देखना है। ठीक है, तो आपको बीच में एक और नोड लेना पड़ेगा। तो ए के बाद आप एक डमी एक्टिविटी लेंगे जो कि सेंटर नोड पे कहीं खत्म होगी। वैसे ही बी के बाद आपको फिर से एक डमी एक्टिविटी लेना पड़ेगी। अब ये दोनों डमी एक्टिविटी जो है वो एंड हो रही है 8 पे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, ए से जो सीधा है वो यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ता 8 पे, और बी वाली जो है वो भी मुझे कैसा ज्वाइन करना पड़ता 8 वाली पे। तो इस केस में मेरे को दो साइमल्टेनियस लूप मिल जाते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो रूल बोलता है, रूल ये कहता है कि किसी भी नोड से साइमल्टेनियसली मोर देन टू मतलब वन से ज्यादा एक्टिविटी इनिशिएट नहीं होना चाहिए और सेम नोड पे जाकर वो एंड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करता, अगर मैं बीच में डमी एक्टिविटी D1 और D2 को इंट्रोड्यूस नहीं करता, तो मुझे 1 से लेके यहाँ तक का जो नोड है इस नोड पर एक पूरी एक्टिविटी बनाना पड़ती, वैसे ही 1 से लेके इस नोड तक एक और एक्टिविटी बनाना पड़ती। मतलब यहाँ पर इन दोनों एक्टिविटीज के सेम इनिशियल नोड हो जाता और सेम फाइनल नोड हो जाता, जो कि रूल के अगेंस्ट होता है। इसलिए हम इसमें दो डमी एक्टिविटीज D1 और D2 को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक जो इतना मैंने बताया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है इसमें, आगे बढ़े, या मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही आप तक? आ रही है सर आवाज। तो इतना क्लियर हुआ ना बेटा? यस सर। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सर्कल के फॉर्म में बना लेना है। सर्कल सिर्फ नोड बताता है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई इवेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद एक्टिविटीज होती है जो कि एक्चुअल टाइम कंज्यूम करती है। एक्टिविटीज ABCDE के फॉर्म में हमें दी हुई है। यहाँ पर हमें डमी एक्टिविटी इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ रही क्योंकि कोई भी एक्टिविटी किसी भी सेम नोड से कोई भी दो एक्टिविटी किसी भी सेम नोड से ना तो स्टार्ट हो सकती है और ना ही सेम नोड पे एंड होना चाहिए। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए फिर हमने बीच में क्या करा, एक्टिविटी D1 और D2 इंट्रोड्यूस किया है। और अगर इसको हम उस रूल को फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि बीच में एक और नोड लेना पड़ेगा। ये नोड इमेजिनरी नोड होगा, अभी हम इसको कोई नंबरिंग नहीं देंगे। इसके बाद ए के बाद आप एक डमी एक्टिविटी D1 ले लेंगे, वैसे ही आप बी के बाद एक डमी एक्टिविटी D2 ले लेंगे। अब ये जो ए और बी एंड हो रहे हैं वो कहां पर एंड हो रहे हैं, एक्टिविटी F पे, मतलब वो इस नोड 5 पे एंड हो रहा है। इसी के बाद हम अगली एक्टिविटी जो हमारी F है वो स्टार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे अगर बढ़े, इसके बाद हम अभी ए से बी तक F तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो सीक्वेंस है उसमें आ रहा है कि एक्टिविटी बी और सी जब कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी। तो आपकी एक्टिविटी बी यहाँ है कहीं, सिमिलरली एक्टिविटी सी है। तो आपकी जब एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी कंप्लीट होगी उसी के बाद आपकी एक्टिविटी जी स्टार्ट होना चाहिए। तो ये फिर से पहले वाला ही केस हो गया है कि बी और सी की जो एक्टिविटी है नेक्स्ट वो यहाँ पर जी पे कंप्लीट होना चाहिए, इधर भी सी से जी पे कंप्लीट होना चाहिए। दोनों का इनिशियल नोड था 1 और फाइनल नोड यहाँ कहीं मिलेगा। तो इस केस में अगर आपका इनिशियल नोड और फाइनल नोड अगर सेम मिलता है, मतलब
दो एक्टिविटी सेम इनिशियल नोड से स्टार्ट हो और सेम फाइनल नोड पे अगर खत्म हो रही है, तो अगर तो ऐसा केस होता है, तो उस केस में आपको फिर डमी एक्टिविटी लेना पड़ती। तो आपको फिर से यहाँ दो डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी, डमी एक्टिविटी D3 एंड D4। सो हम वन बी के बाद हम एक D3 लेंगे जो कि नोड 6 पे कहीं एंड हो रही है। वैसे ही सी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी D4 लेंगे जो कि 6 पे खत्म हो। उसके बाद आप अगली एक्टिविटी जो है जी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सी के बाद आपको कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करना है, एच। तो आपकी सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप एच एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप सी के बाद एच वाली एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल एक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जहां दो एक्टिविटी स्टार्ट होती है कॉमन पॉइंट से और किसी कॉमन नोड पे जाके ये अगर एंड होती है, तब फिर वहां पे आपको डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। तो फिर से अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है वो है ई एंड एफ। जब ई और एफ कंप्लीट हो चुकी होगी उसके बाद आपको कौन सी स्टार्ट करना है, आई। तो आपकी एक्टिविटी ई यहाँ कहीं एंड हुई है, एफ इधर एंड हो रही है, उसी के बाद आप आई स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई और एफ जो एक्टिविटी थी, ई और एफ जो एक्टिविटी थी, उनके जो नोड थे वो अलग अलग नोड थे, नोड 2 और नोड 5 थे। इसलिए फिर हमें यहाँ पर आई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए डमी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी एंड एच। अब जो जी और एच कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको एक्टिविटी जे स्टार्ट करना है। जी और एच के कंप्लीशन के बाद आपको एक्टिविटी जे स्टार्ट करना। तो जी आपकी एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो रही है, एच एक्टिविटी आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो जी और एच के बाद आपको एक्टिविटी जे जो है उसको स्टार्ट करना। तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी और एच फिर से कॉमन पॉइंट पे जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी D5 जो है, डमी एक्टिविटी D5 का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है जब एच एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली एक्टिविटी एच एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसी के बाद आप के एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते। तो ये के एक्टिविटी आप स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आई जे और के को देखें, तो आई जे और के के बाद अगली कोई एक्टिविटीज नहीं है, मतलब इन तीन एक्टिविटीज के बाद कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। मतलब ये आई जे और के जो है ये तीनों किसी एक कॉमन इवेंट पे आके खत्म होंगे। ये एक्टिविटीज लास्ट में कहीं कॉमन इवेंट में या कॉमन नोड पे आके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आता है नोड की नंबरिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 किस तरीके से की गई है, तो इसके लिए होता है फुलकरसन रूल। तो जो फर्स्ट नोड है उसको नंबर 1 देंगे, जो कि सबसे होगा जिसमें कोई इनकमिंग एक्टिविटीज नहीं होगी। तो अगर नोड 1 नाम देना है मुझे इसे, तो इसमें कोई भी इनकमिंग एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, और इसमें से हमेशा सारी एक्टिविटीज आउटगोइंग होगी। तो इसमें से आउटगोइंग एक्टिविटीज हमें ए बी और सी मिल रही है। फिर वन एक्टिविटी का जो वन से आपकी जो स्टार्टिंग एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई वो जहां पर एंड होगी आप उसको नंबर देंगे 2। वन नोट के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी बी जहां एंड होगी उसको आप नंबर देंगे 3। वन नोट के बाद एक्टिविटी सी जहां पे खत्म होगी उस नोट को नाम देंगे आप नंबर 4। ठीक है। उसके बाद आपको फिर से देखना है नोड नंबर 2। नोड नंबर 2 से जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एंड हो रही है, क्योंकि आपने 2 3 और 4 नंबरिंग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट नंबरिंग आपकी कौन सी होगी, 5। वैसे ही आपको 3 के बाद नंबरिंग देना है, तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबरिंग आपकी कौन सी होगी, 6। तो आपने 1 2 3 4 नंबरिंग कर चुके हैं, नेक्स्ट नंबरिंग आपकी हो जाएगी 5 एंड 6। अब 2 और 3 के बाद 5 6 हो गया, तो 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबरिंग होगी, 4 के बाद जो भी नेक्स्ट नंबरिंग होगी उसको नंबर देंगे आप 7। 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद नेक्स्ट नंबरिंग आपको जो स्टार्ट करना है, जो भी अगला नेक्स्ट रहेगा 5 के बाद वाला आपको मिलेगा 8
6 के बाद आपको मिलेगा 9 और 7 के बाद आपको मिलेगा 10। तो इस तरीके से जो नंबरिंग करने का रूल है उसको बोलते हैं हम फुलकरसन रूल। तो फुलकरसन रूल आप एक बार और बुक से अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी सेशन में, तो मैं आपको शॉर्ट में फुलकरसन रूल यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन जब देखते जाएंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएगी। तो ये जो डायग्राम अभी हमने बनाया है इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। जितनी भी एक्टिविटीज है उनको आप एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नोड जो है वो इवेंट दिखाने का काम करती है, और नोड जो है इवेंट सिर्फ ये बता रहे हैं, इवेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि आपका कोई भी रिसोर्स कंजम्पशन नहीं होता, कोई भी टाइम का कंजम्पशन नहीं होता। ये जस्ट एक प्रोसेस की स्टार्टिंग बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्टिविटी ए बता रहा है कोई लेथ मशीन पे आपको अगर डायमीटर रिड्यूस करना है किसी शाफ्ट का, तो अगर वो एक्टिविटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो 1 और 2 सिर्फ ये बताएंगे कि आपने लेथ मशीन ऑन की, और ए बताएगा कि आपने ऑपरेशन किया, और सेकंड वाला जो नोड है वो बता देगा कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका। बस ये इन ऑपरेशंस का रिलेशन बताने के लिए हम नोड का यूज यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें जो एक्टिविटीज को आपको रिप्रेजेंट करना रहता है वो नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है। पिछला डायग्राम जो आपने देखा वो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्योंकि उसमें आपको डमी एक्टिविटीज भी रिप्रेजेंट करना पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब आप एक्टिविटी और नोड डायग्राम बनाते हैं तो जो डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। वहां पर आपको अलग से डमी एक्टिविटीज रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ती। तो ये जो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम है ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, एक इजी वे हो जाता है रिप्रेजेंट करने का। लेकिन कन्वेंशनल तरीका जो है वो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम ही होता है, लेकिन रिसेंटली एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम भी काफी यूज में है। आप सीपीएम मेथड के जब क्वेश्चंस करेंगे तो सीपीएम मेथड में जो है एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम ही यूज होता है, लेकिन अगर पीईआरटी मेथड का यूज अगर आप करते हैं तो वहाँ एक्टिविटी ऑन एरो जो है मोस्टली यूज किया जाता है। तो वो जब हम टॉपिक देखेंगे उसमें एक बार और इसे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फिर से दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। तो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा है। अभी यूनिट्स ऑफ टाइम आपका आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, या मंथ में भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये टाइम डेज में है। तो कोई एक्टिविटी और एरो रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसका करें तो एक्टिविटी ए होने के लिए 3 डेज का टाइम लग रहा है, एक्टिविटी बी के कंप्लीट होने के लिए 5 डेज का टाइम लग रहा है। तो अगर आप एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक स्टार्टिंग नोट लेना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी उस नोट पे, फिर इस नोट के बाद आपको एक्टिविटी बी का स्टार्टिंग जो है वो फर्स्ट का जो एंडिंग नोट होगा वहां से स्टार्ट होगा, और बी एक्टिविटी कंप्लीट होने में भी आपको 5 डेज का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 नोट की रिक्वायरमेंट रहेगी 2 एक्टिविटी के कंप्लीशन को दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम एक्टिविटी ऑन नोड की बात करें, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम ही अगर हम यहाँ बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम नोड पे ही बता देंगे। सो एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने के लिए 3 डेज का टाइम लग रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक नोट से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्टिविटी बी को कंप्लीट होने के लिए 5 डेज का टाइम लग रहा है, उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर एरो सिर्फ जो है वो सीक्वेंस बताने का काम कर रहा है। एरो सिर्फ ये बताएगा कि ये एक्टिविटी ए एक्टिविटी के बाद आपको एक्टिविटी बी परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी ऑन नोड जो डायग्राम होता है काफी इजियर होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, नंबर ऑफ आपको यहाँ पर जो है डमी एक्टिविटीज का यूज नहीं करना पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं,
और एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आर शोन बिलो, ड्रा द एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। मतलब एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम दोनों आपको इन एक्टिविटीज के लिए बनाना है। और इस एग्जांपल से हम ये समझ पाएंगे कि एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम दोनों में कौन सा रिप्रेजेंट करने का तरीका इजी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम के लिए आपको इनिशियली कोई नोड चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक इनिशियल नोड कंसीडर किया है। अब एक्टिविटी ए बी एंड सी जो है, इनके पहले कोई इमीडिएट प्रीडेसर्स एक्टिविटीज नहीं है। तो ये तीनों ही एक्टिविटी जो है फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट नोड से एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी स्टार्ट हो जाती है। लेट हम इस नोड को नाम दे देते हैं नोड 1। ठीक है, अब नोड 1 अभी हमने फुल कर्सर रूल जो देखा था, 1 के बाद जहां फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होगी उस नोड को हमें नाम देना पड़ेगा 2, और बी वाली जहां एक्टिविटी खत्म होगी उसको नाम देंगे हम 3, और सी वाली जहां एंड होगी उसको हम नेमिंग करेंगे 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि एक्टिविटी ए बी एंड सी जो है उनके इमीडिएट प्रीडेसर्स कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो ये तीनों ही एक्टिविटीज जो है स्टार्टिंग एक्टिविटीज हो गई, और ये किसी ना किसी नोड पे जाकर एंड हो रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एक्टिविटी ए और बी जो है ये एक्टिविटी जब कंप्लीट होंगी तो इनके बाद एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी। सो इमीडिएट प्रीडेसर्स डी के इमीडिएट प्रीडेसर्स कौन कौन से हैं, ए और बी। दैट मींस कि जब एक्टिविटी ए एंड बी कंप्लीट होगी उसी के बाद आप एक्टिविटी डी को स्टार्ट करेंगे। अब अगर एक्टिविटी ए और बी को मैं सेम पॉइंट पे ले लेता, एक्टिविटी ए और बी को अगर मैं सेम पॉइंट पे लेता तो इनके इनिशियल, अगर मैं इनको एक्टिविटी ए, इधर देखिएगा आप साइड में, कि अगर मैं इस टाइप से देखूं कि एक्टिविटी ए यहाँ पर एंड हो रही है, एक्टिविटी बी भी अगर सेम नोड पे एंड होती, इसके बाद जो एक्टिविटी डी मुझे कराना वो भी सेम एंड पे, सेम नोड पे एंड होगी। तो अगर इस टाइप का केस आता है तो यहाँ पर हमें एक लूप बनता हुआ दिखेगा, और हम जानते हैं कि लूप किसी भी एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम में लूप फॉर्मेशन जो होता है वो एक एरर कहलाता है। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बीच में एक डमी एक्टिविटी लेना पड़ेगी। एक्चुअली सर ने माना तो मीटिंग में जाना है। हाँ, ये जो अपने बीए ग्रुप के बच्चों ने ये एग्जाम दी थी एमएसटी, बेटा आप 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, कुछ वर्क आया है मुझे, तो मैं 1-2 मिनट में आप इस लेक्चर को फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा, कुछ ऑफिशियल काम आ गया था इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो ये अभी अपने इस एग्जाम्पल में देखा कि अगर एक्टिविटी ऑन एरो पे रिप्रेजेंट करें तो हमें बीच में डमी एक्टिविटीज का यूज करना पड़ जाता है ऐसी एक्टिविटीज के लिए जिनके की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ जाते हैं। अब एक्टिविटी बी जो है उसके बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी, तो बी जहां एंड हो रही है वहां से हमने एक्टिविटी ई स्टार्ट कर ली। बी और सी जो एंड हो रही है उनके बाद एक्टिविटी एफ होगी, तो बी यहाँ कहीं एंड हो रही है और सी यहाँ कहीं एंड हो रही है, तो बी और सी जब एंड होगी उसके बाद एक्टिविटी एफ आपको स्टार्ट करना पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और साथ साथ में डमी एक्टिविटीज का यूज होने के कारण ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसी को हम एक्टिविटी ऑन नोट के थ्रू रिप्रेजेंट करें, सेम क्वेश्चन अगर हम एक्टिविटी ऑन नोट के थ्रू अगर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक इनिशियल एक स्टार्टिंग नोट बनाना पड़ेगा। अब ये स्टार्टिंग नोट सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि यहाँ से कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और एक्टिविटी जो कंप्लीट हो रही है वो कहाँ पर कंप्लीट होगी, वो जहां भी कंप्लीट हो रही है उसके ऊपर हम नोट बना लेंगे। तो अगर ए बी और सी की बात करूं तो ए बी और सी के पहले कोई प्रीडेसर एक्टिविटीज नहीं थी, मतलब ये ही स्टार्टिंग से होंगी। तो स्टार्ट में आपको मिलेगी एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो रही तो नोट पे हम लिख देंगे ए बी एंड सी। तो इस तरीके से यहाँ पर नोड में ही हमने एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब एक्टिविटी ए जो है उसको एंड होगी एक्टिविटी डी पे, तो एक्टिविटी ए के बाद मुझे ड्रॉ करना है एक्टिविटी डी। सिमिलरली एक्टिविटी बी के बाद मुझे ड्रॉ करना है एक्टिविटी डी। तो बी और डी जो है वो कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर एंड हो रहे हैं, लेकिन ये इवेंट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा डमी एक्टिविटी नहीं लेना पड़ेगी। वैसे ही बी वाली एक्टिविटी ई पे भी एंड हो रही है और बी एक्टिविटी एफ पे भी एंड हो रही है, तो बी के 3 एंडिंग पॉइंट है। बी के बाद आप डी को ज्वाइन कर सकते हैं, बी के बाद आप ई को ज्वाइन कर सकते हैं, बी के बाद आप एफ को भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकते। तो दीज 3 एक्टिविटीज, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई एंड एक्टिविटी एफ will be completed when the activity B will complete. नेक्स्ट आपको अगर इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया, आप इसमें देखते हैं तो डी के बाद बी और सी के बाद आपको एफ वाली एक्टिविटी मिलेगी, तो जहां बी एक्टिविटी एंड हो रही है और सी एक्टिविटी एंड हो रही है उनके बाद आपको एक कॉमन एक्टिविटी सी मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी आपको जो मिल रही है डी मिल रही है, ई मिल रही है और एफ मिल रही है, इनके बाद आपको नेक्स्ट कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम एक कॉमन नोट लेंगे जिसको हम नाम लिख देंगे एंड, और डी ई और एफ को हम इस एंड वाले नोट पर लाकर फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से देखा हमने, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्टिविटी ऑन नोड, ये काफी इजी तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। इसमें आपको अलग से डमी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट हमको जो आगे इसमें पढ़ना है वो रहेगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। तो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कहाँ पे इनका यूज होता है वो भी मैं इनको बता चुका हूँ। सो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जो है, एरो डायग्राम्स, कंटिन्यू एंजॉयिंग पॉपुलैरिटी इन यूजर नेटवर्क, ये सभी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रिटिकल पाथ मेथड। सो क्रिटिकल पाथ मेथड एक नेटवर्क एनालिसिस को सॉल्व करने की मेथड होती है जो कि काफी पॉपुलर मेथड है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और क्रिटिकल पाथ मेथड की बात की जाए तो अगर हम देखें तो दिस मेथड वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय EI DuPont डी न्यूमरस कंपनी।
EI ड्यूपॉन्ट ड्यू न्यूमरस कंपनी जो कि यूएसए की कंपनी है, 1958 में इन्होंने इस मेथड का यूज इनिशियली किया था। सीपीएम नेटवर्क का यूज इन्होंने किया था। और सीपीएम नेटवर्क की बात करी जाए तो ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो होते हैं वहां से लेके स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट तक सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अगर एग्जांपल देखें तो इस टाइप की जो सीपीएम मेथड का यूज है, अगर कोई स्पेस प्रोग्राम है, आपको कोई स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है या उसका जो पूरा प्रोग्राम होता है वो भी आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इवन जो स्मॉल इवेंट्स होते हैं या स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, आप उनके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेडिंग इवेंट आपको ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसमें जितने भी इवेंट्स और एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी को आप क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो भी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ समय लगता है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहती है जिनके बारे में आपको पहले से पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता है, या कुछ एक्टिविटीज जो है वो रेयरली यूज होती है। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में आपको लास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है और उनकी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो उस टाइप के एक्टिविटीज को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्टिविटीज, क्योंकि इनके आपको डेफिनेट डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए आप स्टोकास्टिक मॉडलिंग या स्टोकास्टिक मेथड्स का यूज करते हैं। सिमिलरली कुछ मेथड ऐसी होती है जिनके बारे में आपके पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल होता है। कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनका डेटा आपको पहले से ही एस्टिमेटेड होता है, सफिशिएंट डेटा आपको अवेलेबल होता है। तो उन टाइप की एक्टिविटीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको अलग से एस्टिमेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो वेरिएबल एक्टिविटीज होती है उनके लिए आपको स्टोकास्टिक मेथड्स का यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा जो डिटर्मिनिस्टिक मेथड्स होती है जिनके बारे में आपको पहले से ही डेटा अवेलेबल है या आप डेटा डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एक दूसरा तरीका होता है डिटर्मिनिस्टिक मेथड्स। So the project which comprise the variable type of activity, अब ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें वेरिएबल टाइप एक्टिविटीज का यूज किया जाता है, जिसमें डेटा आपको प्रॉपर्ली नोन नहीं होता है, तब वहां पर आप प्रोबेबिलिस्टिक टाइम मेथड का यूज करते हैं। तो आपको वहां टाइम एस्टिमेशन जो करना है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करना है। आपको कुछ अंदाजे लगाना पड़ते हैं कि कितने टाइम इंटरवल में ये टास्क कंप्लीट हो सकती है। और इस टाइप की जो वेरिएबल एक्टिविटीज होती है या प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एक्टिविटीज होती है, उनको सॉल्व करने के लिए आप PERT मेथड का यूज करते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल है, डिटर्मिनिस्टिक टाइप का डेटा है, सफिशिएंट डेटा आपको अवेलेबल है सभी एक्टिविटीज के बारे में, तब वहां पर आप सीपीएम मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड। सो अगर हम दोनों मेथड के बीच में बेसिक डिफरेंस देखें, तो दोनों मेथड के बीच में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक व्हाइल CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड। मतलब सीपीएम डायग्राम जब आप बनाएंगे, तो सीपीएम मेथड अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए अगर आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एक्टिविटी ऑन एरो टाइप, एक्टिविटी ऑन एरो। लेकिन अगर आप PERT निकालते हैं तो वो इवेंट ओरिएंटेड होती है, तो उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे एक्टिविटी ऑन नोड टाइप डायग्राम। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस या क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसमें आपको सबसे पहले
नेटवर्क ड्रा करना पड़ता है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में जो जो स्टेप होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो आपको कैलकुलेट करना रहेगी दैट इज द कैलकुलेट द टाइम शेड्यूल फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए आपको टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपरली कि जो भी एक्टिविटी आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड है उन एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। सेकंड, आपको इसमें देखना रहता है कैलकुलेट द टाइम शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। जब आपको छोटी छोटी अलग अलग एक्टिविटीज के सभी के कंप्लीशन टाइम जो है पता चल जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर उस पूरे प्रोजेक्ट का, उस होल प्रोजेक्ट का आप एक कंप्लीशन टाइम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये पता करना पड़ता है कि इसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी और क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी है ये आपको पता करना रहेगा। नेक्स्ट, आपको देखना रहेगा कि क्रिटिकल पाथ क्या होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती है या क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच मस्ट बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल और एल्स द प्रोजेक्ट में गेट डिलेड। तो अगर सही तरीके से हम समझे तो क्रिटिकल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिन्हें कि हमें प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट करना है और प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर इन एक्टिविटीज को आप प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट नहीं कर पाते या प्रॉपर टाइम पर इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हमें एग्जांपल के फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम समझते हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होती है और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आगे आने वाली है। So consider the network is shown in figure which consists of the following activities। तो इस टाइप से आपको कुछ एक्टिविटीज दी है। एक्टिविटी 1 to 2 which should be completed in 15 weeks। activity 1 to 3 which should be complete in 15 weeks। एक्टिविटी 2, 3 शुड कंप्लीट इन 3 वीक्स। तो सिमिलरली सभी एक्टिविटीज आपको दी हुई है, साथ में ये भी बताया हुआ है कि किस एक्टिविटी को कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है और इसके बेसिस पे आपको जो है डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसके सॉल्यूशंस निकालना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नंबरिंग दी गई है इवेंट के साथ, हर इवेंट के साथ में कुछ नंबरिंग भी दी गई है, जैसे E = 0, L = 0। ये सारा कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। किस तरीके से बनेगा, अब अगर आप यहाँ CPM मेथड यूज कर रहे हैं तो CPM मेथड को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो। तो मतलब जो भी एक्टिविटी है उसको आपको एरो के ऊपर उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। 1 से 2 जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए 15 डेज में। तो मैंने यहाँ बनाया 1 से 2। तो 1 to 2 एक्टिविटी शुड कंप्लीट इन 15 डेज। फिर 1 to 3 एक्टिविटी शुड कंप्लीट इन 15 डेज, ये ड्रॉ कर लिया। फिर 2 to 3 एक्टिविटी शुड कंप्लीट इन 3 डेज। सो 2 से 3 तक की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होना चाहिए 3 वीक्स में। तो यहाँ पे जो भी इन एरो के ऊपर हम लिख रहे हैं वो उनके कंप्लीट होने का टाइम लिख रहे हैं। नेक्स्ट है 2 to 5। तो 2 के बाद हम एक्टिविटी 5 एक ड्रॉ करेंगे जो कि कंप्लीट होना चाहिए 5 डेज में। सिमिलरली 3 से 4 वाला जो है 3 से 4 जो है वो 8 वीक्स में कंप्लीट होना चाहिए। 3 to 6 जो एक्टिविटी है वो 12 वीक्स में कंप्लीट होना चाहिए। 4 to 5 एक्टिविटी जो है 4 to 5 एक्टिविटी 1 वीक में कंप्लीट होना चाहिए। 4 to 6 एक्टिविटी जो है वो 14 वीक में कंप्लीट होना चाहिए और 5 to 6 एक्टिविटी जो है वो 3 वीक्स में कंप्लीट होना चाहिए। अब 6 के बाद 7
सिंगल ही एक्टिविटी है तो सारी एक्टिविटीज 4 ये 3 to 6, एक एक्टिविटी 3 से 6 पे खत्म हुई है, 4 से 6 पे खत्म हुई है और 5 से 6 पे खत्म हुई। 6 के बाद सिंगल एक्टिविटी है 7, तो 6 to 7 जो है वो 14 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसमें एक्टिविटी बना लेते हैं। उसके बाद आपको इसमें निकालना रहता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, so earliest start time for an activity represents the time at which an activity can begin at the earliest। अब जल्द से जल्द कोई भी एक्टिविटी जिस टाइम में स्टार्ट की जा सकती है वो उसका कहलाता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पर हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को कैपिटल ई के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो रहेगा उसको ई के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड मतलब आपको हर एक्टिविटी की तरफ बढ़ते चलना है, हर नोट की तरफ आगे बढ़ना है और इसमें आपको टाइम जो है वो ऐड करते जाना है। तो देखिए पहले सबसे पहले हमें नोट 1 से नोट 2 की तरफ जाना है, तो 1 to 2 हम जाएंगे। इसमें कितना टाइम लग रहा है, 15 वीक्स का टाइम लग रहा है। तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी, फर्स्ट नोट के लिए 0 वैल्यू रहेगी क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नोट के लिए E0 की वैल्यू हो जाएगी 0। देन सेकंड नोट की तरफ बढ़े तो सेकंड नोट को कंप्लीट होने में कितने टाइम लग रहा है, 15 डेज का टाइम लग रहा है। तो 15 डेज का टाइम लग रहा है, तो जो मैक्सिमम इसमें जो टाइम लगेगा इसे कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा वो होगा 15 डेज का। तो दैट मींस पॉइंट 2 पे या नोड 2 पे, नोड 2 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो मिलेगा 15 वीक्स का। वैसे ही अगर नोड 3 की बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। नोड 3 पे पहुंचने के मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं 1 से 2 पे आऊं और 2 से 3 पे जाऊं, या फिर 1 से डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाऊं, 1 से 3 पे पहुंच जाऊं। लेकिन आपको कौन सा टाइम लेना है स्टार्ट कराने के लिए जो कि मैक्सिमम टाइम लग रहा है। तो अगर मैं 1 से लेके 3 तक टाइम पे जाऊं तो यहाँ पर मुझे 15 डेज का टाइम 15 वीक्स का टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं 1 से 2 और 2 से 3 होता हुआ जाऊं तो मुझे कितने वीक्स का टाइम लगेगा, यहाँ पर 18 वीक्स का टाइम लगेगा। तो अगर किसी इवेंट पे 2 अलग अलग पाथ के थ्रू मूव किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, तो आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इवेंट 3 जो रहेगा उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा, या जो एक्टिविटी 3 से स्टार्ट होने वाली है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 18 डेज का। अब एक्टिविटी 4 पे पहुंचने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है 3 to 4। तो यहाँ का अगर मैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछला जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है एक्टिविटी 3 के लिए उसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन 8 को ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। तो इस तरीके से हम यहाँ 4 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। अब 4 से 5 तक जाने के मेरे पास फिर से 2 तरीके हैं, मैं 2 से 5 पे आ जाऊं या 4 से 5 पे आ जाऊं। तो मुझे देखना है कि किस वाले इवेंट में या किस एक्टिविटी में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर मैं 2 से 5 की तरफ चलता हूं तो 2 पे मुझे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लग रहा है 15 डेज का और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर है 5 वीक्स का, सॉरी। तो अगर यहाँ 15 वीक्स का टाइम लग रहा है, यहाँ 5 वीक्स का टाइम लग रहा है, तो 15 प्लस 5 करूंगा तो यहाँ मुझे टाइम मिलना चाहिए 20 वीक्स का। दूसरा नोट 5 पे जाने का एक और तरीका है कि मैं 4 से 5 तक चला जाऊं, लेकिन 4 जो कंप्लीट होगा वो 26 वीक में कंप्लीट होगा, तो उसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी 5 मिलेगी, मुझे नेक्स्ट नोट 5 मिलेगा, तो मुझे कितना मिलेगा 26 प्लस 1 दैट इज 27।
तो फिर मुझे कौन सा वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे वो टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इन दोनों में मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना है 20 और 27 में मैक्सिमम टाइम जो है वो 27 वाला है, इसलिए इवेंट 5 को मैं का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम कंसीडर करेंगे 27। अब नोड 6 की बात की जाए तो नोड 6 पे पहुंचने के हमारे पास 3 अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। मैं 3 to 6 जा सकता हूँ, 4 to 6 जा सकता हूँ और 5 to 6 भी जा सकता हूँ। 3 अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। अगर मैं कंसीडर करूँ 3 to 6 वाला पाथ, अगर मैं 3 to 6 वाला पाथ कंसीडर करूँ तो इवेंट 3 जो था वहां पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑलरेडी कितना दे रखा है, 18 वीक्स का दे रखा है। उसमें मैं अगर 12 8 करता हूं तो 18 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 30, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 30 की। ठीक है। अब नोड 6 पे पहुंचने का एक और तरीका है मेरे पास कि मैं नोड 4 से होता हुआ नोड 6 तक जाऊं। तो नोड 4 पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो मेरे पास है 4 डेज, सॉरी 26 वीक का, और इसमें 4 to 6 पहुंचने में मुझे 14 वीक्स और कंज्यूम होंगे। तो अगर 26 प्लस 14 करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 40। नोड 6 पे जाने का एक और तरीका है कि मैं नोड 5 से होता हुआ 6 पे पहुंचूं। तो 5 से होते हुए जब 6 पे हम पहुंचेंगे तो 5 पर जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 27 डेज का, 27 डेज का। तो अगर 27 डेज का यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है मेरे पास, तो इसमें सॉरी 27 वीक्स का अगर मेरे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है तो उसमें मुझे 3 वीक्स और ऐड करना पड़ेंगे, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन है 5 to 6 का टाइम ड्यूरेशन है 3 वीक्स का। तो अगर इसको मैं फॉलो करता हुआ जाऊं तो उसके लिए भी मुझे कितने वीक्स लगेंगे, 30 वीक्स का। लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कंसीडर करूंगा जो कि इन तीनों में मैक्सिमम है। तो इन तीनों में मैक्सिमम कितना है 40 डेज का। तो हमें यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना लेना पड़ेगा, 40 डेज का लेना पड़ेगा। अब 6 से 7 तक जाने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें 14 वीक्स कंज्यूम होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 40 वीक्स का है, इसमें मैं अगर 14 वीक्स और कंसीडर कर लेता हूँ तो इवेंट 7 जो है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो मुझे मिल जाएगा 54 वीक्स का। अब इस मेथड पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले हैं। किसी भी इवेंट के लिए या किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के लिए हमने वो पाथ सिलेक्ट किया है जो कि उसका जिसमें उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मैक्सिमम है। सिमिलरली आपको यहाँ पर इस डायग्राम में एल लिखा हुआ दिख रहा है, एल इक्वल टू 0 या एल इक्वल टू 15, और सिमिलरली इस टाइप से एल की भी अलग अलग आपको वैल्यू दिख रही है। तो इस एल को बोलते हैं हम लेटेस्ट फिनिश टाइम। इस एल को हम बोलेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? Latest finish time for an activity represents the time latest by which an activity must be completed. That means कोई एक्टिविटी को आप कितना लेट कंप्लीट करा सकते हैं वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। अब इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बैकवर्ड पास मेथड लगाते हैं। पहले हमने फॉरवर्ड पास मेथड लगाई थी जिसके थ्रू हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला था हर एक्टिविटी के लिए। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगी बैकवर्ड पास मेथड। तो बैकवर्ड पास मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि आपका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है लास्ट एक्टिविटी का वही आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, वही आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लास्ट वाली एक्टिविटी का 54 वीक्स का, और वही आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें चलना है, और ये कैसा चलना है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है। तो अभी हम कैसे आए थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए थे, अब हमें राइट टू लेफ्ट की तरफ चलना है। तो अगर मैं एक्टिविटी 6 के लिए या नोड 6 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालू, लेटेस्ट फिनिश टाइम मतलब कितना मैं लेट उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालू तो वो क्या होगा, वो होगा 54।
दैट मीन्स प्रीवियस लेटेस्ट टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो 54 माइनस 14 करेंगे तो इसका लेटेस्ट टाइम जो आएगा वो भी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 6 से 3 पे जाने का एक ही तरीका है। 6 से 3 पे जाने का फिर से अगर तरीका देखें हम, तो डायरेक्ट हम 6 से 3 पे जा सकते हैं। 6 से 4 होते हुए भी हम 3 पे पहुंच सकते हैं। वैसे अगर 6 से 5 पे जाने का तरीके देखें तो 6 से 5 पे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और 6 से 4 पे जाने का भी सिर्फ एक ही तरीका है। तो सबसे पहले हम 6 से 5 को कंसिडर करते हैं। तो 6 से 5 को कंसिडर करते हैं तो हमें 3 जो एक्टिविटी ड्यूरेशन लग रहा है वो 3 वीक्स का है। यहाँ पर लेटेस्ट टाइम है 40, और अगर इसमें से मैं 3 जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम है 40 का, इसमें से अगर मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन 3 को माइनस करता हूं तो मुझे लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है एक्टिविटी 5 का मिलेगा 37 डेज। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 पे जाने का एक ही तरीका है। तो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है 40 डेज का है। इस लेटेस्ट फिनिश टाइम 40 डेज में से जब मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन 14 को माइनस करूंगा तो मुझे एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 26। अब 4 से 3 पे भी जा सकते हैं हम, और 6 से 3 पे भी जा सकते हैं। 4 से 6 और 3 से 6 जो है, दो तरीके हमारे पास जाने के। तो हम कौन सा तरीका कंसीडर करेंगे जिसमें हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम कम लगेगा, वो तरीका हमें देखना रहेगा। फॉरवर्ड पास मेथड पे हम मैक्सिमम ड्यूरेशन चेक करते थे, लेकिन यहाँ हमें मिनिमम ड्यूरेशन चेक करना है। तो जब मैं 40 माइनस 12 करके देखता हूँ तो 40 माइनस 12 आएगा मुझे 28 डेज का, सॉरी 28 वीक्स का। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं 26 माइनस 8 करूं तो मुझे मिलेगा 18 वीक्स। तो दोनों में 28 वीक्स और 18 वीक्स में जो स्मॉलर वैल्यू है 18 वीक्स, उसे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 पे जाने के दो तरीके हैं। 3 से 2 होता हुआ 1 पे जाए हम, और 3 से डायरेक्ट 1 पे चले जाए। तो हम देखते हैं 3 से 2। सो 3 से 2 एक्टिविटी 3 जो है वहां पर आपको जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो है 18 डेज का। अब अगर इसमें से मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन 3 को माइनस कर लूं तो दैट मींस 18 माइनस 3 करूं तो मुझे कितना मिलेगा 15। तो यहाँ का लेटेस्ट टाइम आ जाएगा 15 वीक्स का। सिमिलरली अगर मैं एक्टिविटी 2 से 1 की तरफ जाऊं तो एक्टिविटी 2 में लेटेस्ट फिनिश टाइम है 15 डेज का। इसमें से एक्टिविटी ड्यूरेशन 15 डेज को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा 0 वीक्स का। और सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम एक्टिविटी 3 से 1 की तरफ भी चेक करें तो एक्टिविटी 3 का लेटेस्ट टाइम है 28 वीक्स का। उसमें से 15 वीक्स जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी एल इक्वल टू 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनिशियल ई और एल की वैल्यूज आपको स्टार्टिंग नोट पे और एंड नोट पर सेम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से इस नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखा। अब इसमें इम्पोर्टेंट रहता है क्रिटिकल पाथ। आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब ऐसी एक्टिविटीज का पाथ देखना है, ऐसी एक्टिविटीज हमें चेक करना है कि जिनको कंप्लीट होने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, और उन एक्टिविटीज को अगर हमने सही समय पे कंप्लीट नहीं किया तो हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाए। अब चेक करने का क्या तरीका होता है कि आप जितने भी पॉसिबल रूट है उन सभी को कंसीडर इसमें कर ले। तो एक पॉसिबल रूट है हमारे पास 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 7। एक पॉसिबल रूट है हमारे पास 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6 एंड देन 6 to 7। और एक रूट है हमारे पास 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड देन 6 to 7।
तो देखिए इसमें हम सबका टाइम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं रूट 1, 3, 6, 7 को कंसीडर करूं तो मुझे टोटल कितने टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो 1 to 2 15 वीक्स लग रहे हैं, 15 प्लस 12 करेंगे तो 27 वीक्स हो जाएंगे। 27 प्लस 14 अगर हम करते हैं तो 37 और 4 दैट मीन्स 41। तो इस बात को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 41 वीक्स का टाइम लगेगा। एक और पाथ हम कंसीडर करते हैं, पाथ 1, 2, 5, 6, 7। 1, 2, 5, 6, 7। अगर 1, 2, 5, 6, 7 को हम कंसीडर करें तो 1, 2, 5, 6, 7 में हमें कितना टाइम लग रहा है, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23 और 23 प्लस 14 दैट मीन्स 37 डेज। 37 वीक्स में आपका ये कंप्लीट होगा अगर आप 1, 2, 5, 6 और 7 को फॉलो करें। एक बात आपके पास और हो सकता है यहाँ पर, वो बात है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले पाथ को कंसीडर करते हैं तो 1 to 2 आपको कितने डेज लग रहे हैं, कितने वीक लग रहे हैं, 15। 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 1 27, 27 प्लस 14। तो 27 प्लस 14 अगर करते हैं तो आपको मिलेंगे फिर से अगेन 41। तो आप इस बात को अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 41 डेज 41 वीक्स लगेंगे। आप एक और बात कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि बोल्ड एरो के थ्रू दिखाया गया है। वो पाथ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो अगर आप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7 जाते हैं। मैं सारे जो भी अल्टरनेट पाथ है उनको रिमूव कर रहा हूँ, जो काम के पाथ है मैं आपको वही बना के बता रहा हूँ। तो अगर आप 1 से 2 चलते हैं, 1 से 2 चल रहे हैं तो आपको 15 वीक्स लग रहा है। 15 और 2 से 3 में 3 वीक्स लग रहा है तो 15 प्लस 3 18। फिर आप जाते हैं 3 to 4 पाथ को, जिसमें 8 वीक्स का और टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हो जाएगा 26। 26 प्लस 14 करेंगे आप होगा 40 एंड 40 प्लस 14 आपको अगेन आएगा टाइम 54 वीक्स का। तो आपको वो पाथ फॉलो करना है जिसमें आपका एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाए, और साथ ही साथ वो जो टाइम मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टाइम, और जो एक्टिविटीज मिलेंगी उस पाथ पर उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज मिल रही है वो एक्टिविटीज है एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। तो इस क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि क्रिटिकल एक्टिविटी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और क्रिटिकल एक्टिविटीज का ड्यूरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन आ रहा है वो है 54 डेज का, और आपको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एनी हाउ 54 वीक्स में यहाँ पर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करना रहेगा, वो आपको इस टाइप से एक टेबल भी बनाना पड़ सकती है। वैसे अगर आप डायग्राम ही प्रॉपरली बना लेते हैं तो टेबल अलग से फॉर्मेशन की जरूरत आपको नहीं रहती है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में जहां पर कि फ्लोट या फ्री फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में पूछा जाता है, तो उस केस में उन क्वेश्चंस के केस में आपको टेबल भी फॉर्म करना आना चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए आपको जो करना रहेगा, आपको सबसे पहले लेना रहता है एक्टिविटी। अब यहाँ एक्टिविटी के साथ आपने आई जे लिखा, आई रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट और जे रहेगा एंड पॉइंट।
सेकंड कॉलम में आपको लेना है एक्टिविटी ड्यूरेशन, थर्ड में आपको लेना रहेगा स्टार्ट टाइम, और फोर्थ कॉलम में आपको लेना रहेगा फिनिश टाइम। अब स्टार्ट टाइम हमारे पास दो टाइप के होंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। फिनिश टाइम में भी आपके पास दो टाइप के टाइम होंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सॉरी अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। और फिर इसके बाद आपको कैलकुलेट करना रहता है टोटल फ्लोट। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक्टिविटीज को चेक करते जाना है और उसके साथ साथ में आपको उनके ड्यूरेशन जो है वो भी देखते जाना है और अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालते जाना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें एक्टिविटी 1 to 2 की बात करें, तो एक्टिविटी 1 से 2 जो है उस एक्टिविटी के लिए आपके पास जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो उसका होगा 0 डेज का, क्योंकि आप उसको स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं तो वो आप किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो रहेगा वो हो जाएगा 0। दूसरा, अगर टेबल वाइज आप इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, टेबल में अगर आपको लिखना है वैल्यू, तो मैं इसके लिए फॉर्मूले लिख रहा हूँ। यूजुअली इसके अलग से फॉर्मूला इसके लिए रहता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगर आपको लिखना है तो इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख लीजिए, TES, दैट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, TES। और TES क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ E एट ith इवेंट, वैल्यू ऑफ E एट ith इवेंट, जो ith इवेंट हो रहा है वहां पर वैल्यू जो भी होगी। तो अगर जैसे हम 1 to 2 में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात करें तो वो वैल्यू आ रही है 0। देखिए 1 to 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस 1 to 2 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब E की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। स्टार्टिंग वाले नोट पे E की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए इसका स्टार्टिंग अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करें हम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की बात करें हम, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा एल वैल्यू माइनस टीआईजे। अगर इसके लिए हम फॉर्मूला लिखे तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे एल माइनस उस एक्टिविटी में लगने वाला टाइम TIJ, जो भी उस एक्टिविटी का टाइम है। अब एल माइनस TIJ लिखना रहेगा यहाँ पे आपको, तो इसको हम बोलते हैं TLS, दैट मीन्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, TLS। तो वो उसकी वैल्यू होगी आपकी एल माइनस TIJ। अब एल कौन सा चेक करना है आपको, जो पिछले इवेंट में मिल रहा है, उस एक्टिविटी के पिछले वाला इवेंट में, मतलब जहां पर उसका एरो का हेड एंड होगा वहां पर आपको वैल्यू देखना पड़ेगी T। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए एल माइनस TIJ करेंगे। तो अगर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मुझे फर्स्ट एक्टिविटी का देखना है और एक्टिविटी 1 से 2 की बात करूं मैं, तो यहाँ एल वैल्यू है 15 और टाइम जो दिया हुआ है TIJ वो भी है 15, तो 15 माइनस 15, तो जब 15 माइनस 15 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और नेक्स्ट जो टेबल में हमें फाइंड आउट करना रहता है वो है फिनिश टाइम। तो वो भी दो होते हैं, एक होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम और दूसरा होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो अगर अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला हमें अगर देखना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला देखें तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम लिख देते हैं TEF, अर्लीस्ट
अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम की वैल्यू होगी ई प्लस टी आई डी, ई प्लस टी आई डी। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देखेंगे यहाँ पर, और साथ में एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ई प्लस टी आई जे वैल्यू जब हम यहाँ लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कहाँ की वैल्यू मिलेगी? आपको मिलेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सॉरी अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम अगर आपको एक्टिविटी 1 के लिए चाहिए, आपको अगर एक्टिविटी 1 to 2 के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पर ई की वैल्यू देखिए स्टार्टिंग इवेंट पर। स्टार्टिंग इवेंट पर ई की वैल्यू है E0, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट का। तो जब आप E0 + 15 करेंगे तो आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। लास्ट वाला एक और कॉलम रहता है, इधर चाहिए रहता है आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब है एलजे की वैल्यू। लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब है एलजे की वैल्यू। एलजे मतलब जो इवेंट एंड हो रहा है, जहां पर वो एक्टिविटी एंड हो रही है, उसका जो एंड इवेंट है उस पे जो वैल्यू है वो आप एल की वैल्यू को चेक कर लीजिए। तो अगर एक्टिविटी 1 to 2 की बात करूं मैं, 1 to 2 के लिए अगर मुझे टाइम 1 to 2 के लिए अगर लेटेस्ट फिनिश टाइम चाहिए, तो 1 to 2 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा? यहाँ पर इवेंट 2 पे जो भी एल की वैल्यू होगी, तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी है? 15। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसी तरीके से ये सारा जो टेबल है इसको कंप्लीट करना रहता है। फॉर्मूले जो लग रहे थे उसको मैंने आपको बता दिया है, और जो जो फॉर्मूलेज इसमें यूज होंगे वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिखा देता हूँ। तो आप ये सारे फॉर्मूले बोर्ड से लिख लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको क्लोज कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें आपको मैं एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ, ताकि आप फॉर्मूले में किसी तरीके से कंज्यूम नहीं रहे। फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट वाइज भी आप उसको बना सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर अभी एंड कर रहा हूँ। बोर्ड पे मैं कुछ फॉर्मूलेस लिखवा दूंगा आपको, और उसके बाद फिर से हम एक बार स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ठीक है? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है सभी को। तो मैं कुछ फॉर्मूलेस आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेबल बन रही है वो उस टेबल को बनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट इधर का उधर मिस कर दिया, तो टेबल में जो जो वैल्यूज आपने बनाई है वो सारी गलत आ जाएंगे, आपके रिजल्ट सारे गलत हो जाएंगे। तो मैं जो भी फॉर्मूले आपको अभी लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, पहले तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे की चीजें जो है मैं आपको फिर से उस पीडीएफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। बोर्ड सभी को प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको इसमें जो भी कैलकुलेशन करना होती है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम चाहिए होता है आपको। उसको मैं डिनोट कर रहा हूं TES से। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो रहेगा उसको, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं वैल्यू ऑफ E, वैल्यू ऑफ E एट द स्टार्टिंग नोड, एट द स्टार्टिंग नोड। जो भी स्टार्टिंग नोड पे, जहां से भी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उस नोड पे जो भी E की वैल्यू है वो आपके लिए हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। फिर सेम है आपके लिए लेटेस्ट, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मतलब आप उस एक्टिविटी को कितना लेट कर सकते हैं स्टार्ट।
तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका जो रहेगा फॉर्मूला वो रहेगा एल माइनस, अब ये एल किस पे लेना है, आपकी जो एंडिंग नोड है उस पे, एल एट एंडिंग नोड माइनस टी आई जे, उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है। थर्ड आपको इसमें निकालना रहेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, TEF, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी कितने टाइम में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं या एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस TEF की जो वैल्यू होती है वो रहती है E। अब ये E कहाँ पे लेना है, एट द स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग प्लस TIG, उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। वैसे ही आपका लास्ट इसमें एक और चीज कैलकुलेट करना रहती है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम TLF, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेट से लेट आप लेट करते हुए भी कितना टाइम में उसके प्रोजेक्ट को आपको फिनिश करना है। तो वो वैल्यू जो होती है वो होती है एल वैल्यू एट एंड नोड एंड नोड पे लास्ट वाला जो एंड नोड है उस पे जो वैल्यू रहेगी एल की वो वैल्यू। अब मैं ये किस तरीके से कैलकुलेशन किया था पूरा इसमें एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि आपको जो भी वैल्यूज है वो इजीली समझ में आ जाए। तो मैं नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। नेटवर्क में आपको नोड 1 है, नोड 1 के बाद नोड 2 मिल रहा है, ठीक है। नोड 2 को कंप्लीट होने में 15 वीक्स का टाइम लग रहा है। उसके बाद नोड 3 मिल रहा है। तो नोड 3 पे जाने के आपके दो तरीके हैं, 2 से 3 जा सकते हैं आप और 1 से 3 भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर 1 से 3 जाने में 15 वीक्स का टाइम लग रहा है और 2 से 3 जाने पर 3 वीक्स का टाइम लग रहा है। फिर 3 to 4 आप जा सकते हैं। 3 to 4 में आपको 8 वीक का टाइम है, ठीक है। उसके बाद आप 2 से 5 जा सकते हैं। एक एक्टिविटी है आपके पास 2 से 5 जो कि 5 वीक्स में कंप्लीट हो रही है। सिमिलरली 4 to 5 जो एक्टिविटी है वो आपको 1 वीक में कंप्लीट हो रही है। 4 के बाद आपको एक्टिविटी मिल रही है 6 और 5 के बाद भी जो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है वो एक्टिविटी है 5 to 6। एरो के हेड प्रॉपर्ली आप बनाइएगा ताकि आपको वर्क फ्लो की डायरेक्शन पता रहे, ठीक है। और सिमिलरली 3 to 6 जो है वो भी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो 5 to 6 जो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है वो 3 वीक्स में कंप्लीट हो रही है। 4 to 6 वाली जो एक्टिविटी है वो 14 वीक में कंप्लीट हो रही है। 3 to 6 वाली जो एक्टिविटी है वो 12 वीक्स में कंप्लीट हो रही है। लास्ट 6 से 7 वाली एक्टिविटी है जो कि 14 वीक्स में कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अब जो जो ई वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, आपका स्टार्टिंग की ई की वैल्यू जो रहेगी, स्टार्टिंग में आपको 0 लेके चलना है। फिर आप 1 to 2 जो है 1 to 2 जाने का आपको एक ही तरीका है। 15 वीक्स में आप पहुंच चुके होंगे तो यहाँ पर 2 वाला इवेंट पे आपकी ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15 वीक्स। सिमिलरली 2 से 3 जाने का जो तरीका है, दो तरीके हैं, आप 2 से 3 होते हुए चले जाएं या 1 से 3 होते हुए जाएं। तो जब आप 1 से 3 तक जाएंगे तो आपको यहाँ पर ई की जो वैल्यू है वो 15 वीक्स मिलेगी
और जब आप 2 से 3 पे जाएंगे तो आपकी वैल्यू होगी 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 दैट इज 18। तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना पड़ेगी। सिमिलरली जब आप 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो 3 से 4 जाने का आपके पास एक ही तरीका है, आपको e की वैल्यू 3 पे 18 है, 18 प्लस 8 करेंगे आप तो 18 प्लस 8 आपका हो जाएगा 26। तो e की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 26। फिर 4 से 5 जा रहे हैं, लेकिन 5 पे जाने के दो तरीके हैं, आप 2 से 5 होते हुए चले जाएं या फिर आप 4 से 5 होते हुए जाएं। तो अगर 2 से 5 जाएंगे तो आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा, वो ड्यूरेशन रहेगा 15 प्लस 5 20 वीक्स का। लेकिन आपको कौन से वैल्यू लेना है जो मैक्सिमम लग रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 26 प्लस 1 27 वीक्स की। ठीक है। सिमिलरली जब आप 5 से 6 जाएंगे तो 5 से 6 जाने के आपके मतलब नोट 6 पे पहुंचने के आपके पास तीन तरीके हैं, 5 से 6 चले जाइए, 4 से 6 चले जाइए या 3 से 6 चले जाइए। तो अगर मैं 3 से 6 जाऊंगा तो मुझे कितना ड्यूरेशन लगेगा 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 दैट मीन्स 30 का ड्यूरेशन लगेगा वहां। लेकिन 30 का ड्यूरेशन लगेगा। दूसरा 4 से 6 जाऊंगा तो 40 का ड्यूरेशन लगेगा और 5 से 6 जाऊंगा तो 30 का ड्यूरेशन लगेगा। तो मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूंगा, ई वैल्यू जो कि मैक्सिमम होगी, तो ई इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट जब 7 पे जाना है तो मैक्सिमम वैल्यू है 40, 40 प्लस 14, 40 प्लस 14। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो हो जाएगी 54 वीक्स। तो इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने जाते हुए इस नेटवर्क को कंप्लीट किया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास नेटवर्क। सो इसमें अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज जैसा कि हमने अभी पीडीएफ में समझा था, मैं उसको बना रहा हूँ, डबल एरो से शो कर रहा हूँ। तो डबल एरो यहाँ पर जो बता रहा है वो बता रहा है कि ये एक्टिविटीज जो है वो क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड है। तो यहाँ डबल एरो बना लेते हैं। ठीक है। तो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गई, आपको क्रिटिकल एक्टिविटी मिल रही है 1 2 3 4 6 और 7। टोटल अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो इस क्रिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 54 वीक्स का। अगर एल वैल्यू को बनाना हो तो हमें बैकवर्ड पास मेथड लगाना पड़ेगी। बैकवर्ड पास मेथड का जो स्टार्टिंग है, यहाँ पर एल को हम 54 मान लेंगे, जितना ई की वैल्यू थी उतना ही। फिर 7 से 6 पे आने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, तो क्या करेंगे, जो 54 है उसमें से ड्यूरेशन माइनस कर लेंगे, तो ये वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी 40 की मिलेगी। 6 से 3 पे जाने का जो तरीका है वो है 6 से 5 और 5 से 3 होते हुए, या 6 से 5, 5 से 4 और 4 से 3 होते हुए। तो जिस तरीके से मैंने पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू अभी लिख रहा हूँ, एल की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 37। फोर्थ पॉइंट पे आपको एल की वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 26। थर्ड पॉइंट पे आपको एल की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 18। और सेकंड पॉइंट पे जो आपको ई की एल की वैल्यू मिल रही है दैट इज 15। और फर्स्ट पॉइंट पे आपको जो वैल्यू मिल रही है एल की दैट इज 0। तो सभी पॉइंट पे हमने ई और एल की वैल्यू निकाल ली। ई आपको फिर से बता दूं, ई होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एल होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो जो आपकी टेबल है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये दोनों जो टाइम है ये तो आप इस नेटवर्क से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम अगर आपको निकालना है तो आप इस टाइप से जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो फॉर्मूले का यूज करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और टेबल में जो वैल्यूज आपको लिखी हुई है उस पीडीएफ की टेबल में, उस क्वेश्चन की टेबल में, तो वो वैल्यूज से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी और भी इम्पोर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट।
तो मैं यहाँ पर फ्लोट के जो फ्लोट रिलेटेड जो फॉर्मूलेस है वो आपको एक बार बता देता हूँ, तो ताकि आपको फ्लोट फाइंड आउट करना भी आ जाए। फिर मैं टेबल के थ्रू भी आपको एक बार बता दूंगा कि फ्लोट की वैल्यू किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम टोटल फ्लोट की बात करें, टोटल फ्लोट का अगर हम फॉर्मूला लिखे हैं, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू, अब टोटल फ्लोट में आपको चाहिए रहता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो वो आप जब नेटवर्क ड्रॉ करेंगे उससे मिल जाएगा आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम। आपको चाहिए रहेगा एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, माइनस करना रहेगा आपको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और साथ साथ में उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम आपको चाहिए रहेगा। दैट मीन्स एल माइनस ई माइनस टी आई डी, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। अब अगर टोटल फ्लोट की बात की जाए तो इस टोटल फ्लोट का मतलब क्या होता है? सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ड्यूरेशन। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको कितना लग सकता है, या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में आपको कितना फ्री टाइम वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, तो वो कहलाता है आपका टोटल फ्लोट। ठीक है। सेकंड, आपको इसमें जो वैल्यू चाहिए होगी वो रहेगी फ्री फ्लोट की। अपन इस टाइप से लिखते हैं फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी आई जे, आई से लेके जे तक होने वाली एक्टिविटी में फ्री फ्लोट की वैल्यू कितनी होगी। तो वो वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? उसके लिए आपको निकालना रहेगा टोटल फ्लोट। सबसे पहले जो ऊपर आप निकालेंगे टोटल फ्लोट माइनस, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इट मींस एल माइनस एफ ऑफ एक्टिविटी जे। एक्टिविटी जे मतलब जो एंड होने वाली एक्टिविटी है या एंड होने वाला इवेंट जो है जे, वहां या एक्टिविटी जे की बजाय आप इवेंट जे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, इवेंट जे। थर्ड, आपको कैलकुलेट करना रहेगा इसमें इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए आपको निकालना रहेगा फ्री फ्लोट माइनस एल माइनस ई ऑफ इवेंट जे। जो जेथ इवेंट है उस पे इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना रहेगा। नेक्स्ट आपको चाहिए रहेगा इसमें इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो वैल्यू रहेगी आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते थे। कुछ फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे थे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से आपको पीडीएफ जो है वो उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आगे का लेक्चर हम वहीं पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो, यस सर। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रही है।
ठीक है बेटा, 1-2 मिनट में मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, काफी लेंदी हो गया है। बस 1-2 टॉपिक मुझे इसमें बताना है, मैं एक्सप्लेन करके खत्म कर रहा हूँ। आप वेट कीजिए 1 मिनट। तो उसको लगाया था मैंने फोन, बोले हाँ मेरे को इंक्वायरी चाहिए थी, मैं दे दी है। बोले आप जब एडमिशन लगेगा मैं आपको फोन लगा दूंगा। कब लगेगा? अगले साल। तो मैंने बोल दिया, मैंने यार देखना टाइम निकल जाए। बोले हाँ ठीक है मेरे को पता है। चलो मैंने कर लिया, हाँ ठीक है। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले जो बोर्ड पे थे वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ में बोर्ड पे जो वैल्यूज हमने निकाली है वो आप काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, और फॉर्मूले जैसे यूज हो रहे हैं आप उनको यूज कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी एग्जाम्स वगैरह में आता है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा था। तो मेरी तरफ से तो अभी ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बचा है, तो मैं इसे जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर आप लोग जो है आज, इसके अलावा आपका और कोई लेक्चर शायद नहीं होगा, क्योंकि राहुल सर का जो लेक्चर था वो भी मैंने इसी लेक्चर में कंसिडर किया है। तो यहाँ तक आपने देखा, टेबल बनाने के लिए जो आपको फॉर्मूलेज लगेंगे वो मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए हैं, तो इन फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं। लास्ट वाला एक कॉलम मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, टोटल फ्लोट बोलते हैं। तो टोटल फ्लोट के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को आप यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट एक्टिविटी 1 to 2 के लिए कितना आ रहा है, 15 माइनस 15 कितना है, 0। सिमिलरली अगर एक्टिविटी 1 to 3 के लिए आप देख रहे हैं तो वो आ रहा है 18 माइनस 15 दैट इज 3। तो यहाँ टोटल फ्लोट आपको क्या चीज पता करती चलती है, यहाँ जो टोटल फ्लोट है उससे आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये टोटल फ्लोट आपको बताते हैं कि वहां पर मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल रहेगा उस एक्टिविटी को, आप एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल रहेगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये L माइनस ई का ही डिफरेंस होता है, L माइनस ई माइनस टी आई अगर आप वहां निकाल लेते हैं तो उससे वैल्यू पता चल जाती है। मैं ये आपको जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगा, तो आपको यहाँ सारी डेफिनेशंस लिखी है, फॉर्मूले किस तरीके से यूज करना है वो भी लिखे हुए, वो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको निकालना रहता है फ्री फ्लोट। तो ये क्या होता है, इट इज द पोर्शन of the total float within which an activity can be manipulated without affecting the floats of the subsequent activities। तो जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनमें जो फ्लोट्स अवेलेबल है, उन फ्लोट्स में बिना कोई छेड़छाड़ किए आप कितना आपके पास टोटल एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल हो सकता है, वो आपका कहलाएगा फ्री फ्लोट। नेक्स्ट रहेगा इसमें इंडिपेंडेंट फ्लोट। इट इज द पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड टू स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। तो पिछली एक्टिविटीज के फ्लोट्स को चेंज किए आप किसी नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट करने में कितना डिले लगा सकते हैं, वो कहलाता है इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये बेसिक 3 फ्लोट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक और लास्ट होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। सो इंटरफेयरिंग फ्लोट जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो और अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है, इनका जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट। इसको जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है या लेटेस्ट या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को आप जब देखें तो इसमें आप 0 को भी कंसीडर कर सकते हैं। उन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना रहती है। तो इस तरीके से इंटरफेयरिंग फ्लोट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था सीपीएम मेथड यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम बीईआरटी मेथड किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ही आपकी मेन एग्जाम आने वाली है।
तो मैं थोड़ा सा जल्दी में ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो एंड कर रहा हूँ। बाकी आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका जो भी बुक अवेलेबल है या जो भी पीडीएफ बुक अवेलेबल हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर तो मैं हमारे पास ये materials तो- लेक्चर जो है अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और जो भी डाउट आज के लेक्चर में